हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका बच्चों 6 चल रहा था, जिसमें आज हम बात करेंगे कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिख लें 9685299149। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। ये जो आपका कुंडलियों का संयोजन होता है, जैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं और समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं, इन दोनों में आपको क्या निकालना पड़ता है बच्चों कि स्वप्रेरकत्व का मान निकालना है। ठीक है, कुंडलियों के संयोजन में स्वप्रेरकत्व यानी श्रेणी क्रम संयोजन में स्वप्रेरकत्व कितना होता है और समांतर क्रम संयोजन में स्वप्रेरकत्व निकालना है। अब बच्चों आप लोगों ने स्वप्रेरण की क्रिया पढ़ी होगी कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, फलस्वरूप उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये जो क्रिया है वो स्वप्रेरण की क्रिया कहलाती है और इसके गुणांक को हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्वप्रेरकत्व का लेक्चर देखा होगा और उसी से आपका एक फार्मूला निकल कर आता है। ये फार्मूला है बच्चों विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व में संबंध। जैसे किसी कुंडली का विद्युत वाहक बल E है और स्वप्रेरकत्व तो आपका L है। यदि उसमें I धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न हुआ है तो di/dt ये फार्मूला होता है। कुछ जगह माइनस लिखा रहता है क्योंकि जब आप फैराडे के नियम से इस मान को निकालते हैं तो माइनस भी लेकर चलते हैं, इसलिए हम माइनस लेकर चलेंगे। आप माइनस लेकर चलो चाहे प्लस लेकर चलो, वो लास्ट में बच्चों कट ही जाना है। तो चाहे हम माइनस लेकर चलेंगे क्योंकि कुछ बुक में यदि नहीं रहेगा तो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सर हमारे बुक में नहीं है। तो ये सबसे पहले इसी का हम प्रयोग करेंगे, इसलिए इसे आप लोग नोट कर लो कि भाई साहब विद्युत वाहक बल और आपके स्वप्रेरकत्व में क्या संबंध होता है। और स्वप्रेरण की क्रिया आपने समझ ही गया होगा। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, लेकिन बच्चों जैसे धारा के मान में परिवर्तन हो जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, फलस्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम 3 कुंडली लेकर चल रहे हैं बच्चों, L1 L2 L3, मतलब कई सारे कुंडलियों को जोड़ दिया जाए तो कितना स्वप्रेरकत्व का मान निकल कर आता है। श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है, जैसे पहले कुंडली के दूसरे सिरे को दूसरे कुंडली के पहले सिरे से, फिर ऐसे ही बच्चों दूसरे कुंडली के दूसरे सिरे को तीसरे कुंडली के पहले सिरे से, और इसी क्रम में हम कई सारे कुंडलियों को जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं बच्चों, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक कुंडली के एक सिरे को एक निश्चित बिंदु से और दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से संयोजित करते हैं, इसलिए ये आपका समांतर क्रम है। फिर से समझना, समांतर क्रम संयोजन में चाहे आप यहाँ पे कुंडली जोड़ो बच्चों, चाहे आप प्रतिरोध जोड़ो, चाहे संधारित्र जोड़ो, एक सिरे को, सभी कुंडली के एक सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरों को हम किसी दूसरे बिंदु से फिक्स कर देते हैं, तब ये आपका क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन की बात जब करते हैं तो जैसे पहला कुंडली है उसके दूसरे सिरे को अगले कुंडली के पहले सिरे से, फिर जब हमारा दूसरा कुंडली आ गया इसके दूसरे सिरे को यानी दूसरे भाग को अगली कुंडली के पहले भाग से जोड़ते हैं, तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है बच्चों। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले देख लेते हैं, इसके बाद समांतर क्रम संयोजन में। माना हमारे पास L1 L2 और L3 स्वप्रेरकत्व वाले 3 कुंडली हैं जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब बच्चों इसमें I धारा प्रवाहित करेंगे तो सब में समान धारा बहती है। ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो सभी में जितना भी कुंडली होगा बच्चों सब में समान धारा ही बहती है। तो याद रखिएगा बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नहीं बदलता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझा दूं कि किसी नदी में पानी बह रहा है, जिससे मैं इसको नदी मानकर चलता हूं, इसमें पानी बह रहा है। नदी के कहीं भी किसी भी भाग पे आप नहाओगे उतना ही पानी मिलेगा, भले ही आप यूज करो या ना करो। ऐसे ही धारा का मान बह रहा है तो प्रत्येक भाग पर धारा का मान समान रहेगा, चाहे ये जितना भी धारा ले या ना ले। लेकिन बच्चों उसी नदी को 3 भागों में बांट दिया जाए,
फिर 3 जगह अलग अलग नहाए तो पानी का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये नदी जा रही थी, ये 3 भागों में बट गई, तो जब 3 भागों में बट गई तो जरूरी तो नहीं है कि उतना ही पानी रहेगा भाई, पानी का मान तो बदल गया, इधर कुछ और पानी गया, सीधा कुछ और, ये वही पानी तो नहीं जा रहा है, तो पानी बदला मतलब धारा का मान बदल जाता है। अब अलग अलग जगह व्यक्ति नहाएगा तो अलग अलग पानी का मान होगा। तो ये होता है बच्चों समझने का तरीका। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो सभी में समान धारा प्रवाहित होगा, और भाई साहब कुल विद्युत वाहक बल E मानकर चलते हैं। तब यदि हम बात करें कि भाई साहब जैसे टोटल विद्युत वाहक बल E है, लेकिन इनका विद्युत वाहक बल तो अलग अलग होगा, तो मानकर चलते हैं कि इनका विद्युत वाहक बल E1, इनका विद्युत वाहक बल E2 और तीसरे का E3 है। अब देखो जब भी बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में तो धारा का मान समान रहता है बच्चों, और सब समांतर क्रम की बात करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल का मान समान रहता है। 2 चीज हमेशा याद रखना, जब श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं धारा समान रहता है, और यदि जैसे प्रतिरोधों का यदि संयोजन आपने पढ़ा होगा तो भाई उसमें क्या होता है कि विभव समान रहता है, यानी यहाँ विद्युत वाहक बल समान होगा। अब यदि बात करें कि मान लीजिए कुल विद्युत वाहक बल E है, तो इसका मान जो है इन जो कुंडली है इन कुंडलियों के प्रेरित विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होगा। यानी हम आपसे कह दें कि E का मान जो होगा बच्चों, E का मान जो होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होगा, जिसको हम एक समीकरण दे सकते हैं, जहां E1 E2 E3 क्या है, कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल हैं। तो ये भैया E1 E2 E3 कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब मैं आपसे कह दूं कि जैसे मान लीजिए भाई इनका प्रेरकत्व तो पता है L1 L2 L3, लेकिन तुल्य प्रेरकत्व यानी परिपथ होगा, परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसलिए LS कर दें। ठीक है, LS कर दें हो तो यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे मेन मुद्दा होता है। इसको समझने के लिए मैंने ये आपको समझाया था बच्चों कि विद्युत वाहक बल और प्रेरकत्व में संबंध होता है, धारा का मान हमारा समान है, इसलिए बच्चों पहले मैं LS निकालूंगा, E निकालूंगा। तो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले E के बारे में बात कर लेता हूँ। E बराबर कितना हो जाएगा, LS di/dt। ठीक है, इसको भी माइनस में लेकर चलूंगा बच्चों। फिर मैं E1 का मान निकालूंगा तो माइनस में रहेगा L1 di/dt। ठीक है बच्चों, फिर मैं E2 का मान निकालूंगा तो माइनस का L2 di/dt। धारा का मान नहीं बदल रहा है, तथा E3 का मान निकालूंगा बच्चों तो माइनस L3 di/dt। ठीक, यहां तक क्लियर है। इसको मैं समीकरण 1 में मान रखूंगा। समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहां पर लिखें बच्चों, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख दो बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस LS di/dt बराबर में बच्चों E1 का मान कितना है, माइनस L1 di/dt, फिर इसका भी मान L2 di/dt, फिर बच्चों माइनस L3 di/dt। अब यहां पर देखिए सब में माइनस है बच्चों, तो माइनस को हटा दो तो भी चलेगा, नहीं हटाओगे तो भी चलेगा, पूरा का पूरा माइनस हटा देंगे। और यहाँ पे di/dt सब में समान है, ये भी हट जाएगा, तो आपका बचेगा केवल LS बराबर बचेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 और कुछ नहीं बचेगा। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रेरकत्व है कुंडलियों के प्रेरकत्व के योगफल के बराबर होता है। यदि मान लीजिए कुंडलियों में मान लीजिए कई सारे कुंडलियों की संख्या n है ना, ऐसा मान लो कि यदि कुंडलियों की संख्या n है, तब कुंडलियों की संख्या n है तो इसका मतलब कहां तक चलेगा बच्चों,
ये ऐसा चलेगा, L बराबर LS बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, आगे चलेगा LN। ठीक है, हिंदी लिख लेना, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व संपूर्ण प्रेरकत्व के योगफल के बराबर होता है। तो ये आपको अतः लिखना है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व संपूर्ण प्रेरकत्व के योगफल के बराबर होता है। अब बच्चों 10 मिनट तो इस श्रेणी क्रम में लग गया, बोलोगे सर समांतर क्रम में इतना लगेगा? नहीं, सारा कहानी मैं समझा रखा हूं, बस इसको थोड़ा सा थ्योरम करना है कि हमने कहा भाई अब इसमें समांतर क्रम है तो 3 हम कुंडली लेकर चल रहे हैं जिनका स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1, L2 और L3 है। बस इसमें धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो धारा का मान बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने क्या समझाया था आपको कि धारा का मान नहीं बदलता, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान बदल जाता है। तब हम यदि कह दें कि अलग अलग धारा है तो टोटल जो धारा है वो किसके बराबर है बच्चों? I1 के बराबर है और I2 के और I3 के योगफल के, मतलब तीनों के जो धाराएं हैं उनके योगफल के बराबर होगा। बाकी यदि मैं इसको कह दूं कि भाई साहब आप लोग इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, di/dt, d अवकलन करते हैं बच्चों, समाकलन नहीं करेंगे, अवकलन। ठीक है, और टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका d/dt बस। ठीक है, ये हो जाएगा d/dt, बाकी सेम रहेगा। I3 के लिए हो जाएगा d/dt यहाँ पे। तो ये आपका पहचान है, अवकलन का पहचान है, जिसके सापेक्ष करते हैं, जैसे t के सापेक्ष तो d/dt, x के सापेक्ष तो d/dx लगाते। अब बच्चों चूंकि आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो कि कुंडलियां समांतर क्रम में हैं बच्चों, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल समान है। तो फार्मूला तो वही है, जनरेट हो जाएगा, सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है अभी, जैसा कि भाई E बराबर क्या होता है? LdI/dt। तो सभी का समान है बच्चों, इसमें सभी का समान है। ठीक है, तो यदि मैं E बराबर कहूं सभी का समान होगा, तो I1 के लिए बात करूं तो L1 dI/dt, dI1 करना पड़ेगा ना, dt, ये कर दूंगा बच्चों। इससे एक दूसरा फार्मूला dI/dt का मान मैं निकालना चाहता हूं, तो dI1/dt का मान निकलेगा तो क्या होगा? ये गुणा में ना बच्चों, ये इधर भाग में हो जाएगा, तो आपका आएगा -E/L1, -E/L1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसी प्रकार E बराबर होगा -L2, दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, dI/dt। तब बच्चों यहां पे थोड़ा सा जगह कम पड़ सकता है, dI2/dt का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -E/L2। इसी प्रकार जब हम dI3/dt का मान निकालेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा -E/L3। ठीक है, ये हो जाएगा। तथा परिणामी के लिए भी तो निकालना पड़ेगा, परिणामी मान के लिए भी निकालना पड़ेगा भाई, कि dI/dt के लिए क्या होगा सर? dI/dt के लिए क्या होगा? ये I1 I2 के लिए तो निकाल लिया, लेकिन dI/dt के लिए हो जाएगा -E तुल्य प्रेरकत्व तो L। ठीक है, इनका मान लीजिए, या आप इनको पैरेलल कहते हैं तो LP कर सकते हो, LP पैरेलल। ठीक है, तो अब बच्चों इसको मैं समीकरण, यहाँ पे भी इसके लिए समीकरण, इसको मैं 1 दे देता हूं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो देखो भाई dI/dt का मान कितना है? -E/LP। ठीक है, फिर बच्चों I1 यहाँ पे dt कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? dI1/dt, इसकी वैल्यू -E/L1, फिर इसका भी मान हो जाएगा -E/L2, फिर इसका मान हो जाएगा -E/L3। अब बताओ क्या कॉमन आएगा, क्या कटेगा? -E सब में है, हटाओ तो आपका आ जाएगा 1/LP इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3।
जी हाँ भाई, ये आपका आ गया समांतर क्रम संयोजन। मान लीजिए व्यापक रूप यदि बड़ा सा यन कुंडली हो, व्यापक रूप, व्यापक का मतलब बड़ा रूप, तो भाई 1/LP बराबर जितने कुंडली होंगे उनका स्वप्रेरकत्व L1, L2, L3, L4 कहाँ तक जाएगा? Ln। व्यापक रूप जितना भी बड़ा होगा। यहां पर क्या निष्कर्ष निकला कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। नोट कर लो, 5 मिनट में खत्म भी हो गया। समांतर क्रम संयोजन में कुंडलियों का जो आपका तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम है प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। फिर से लिख लेना, समांतर क्रम संयोजन में स्वप्रेरकत्व का जो परिणामी स्वप्रेरकत्व है उसका व्युत्क्रम प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लिख लीजिए बच्चों, और जो भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। और नोट्स नहीं लिए हैं आप लोग, स्टार्टिंग में आपको मैंने नंबर दिया था, जिसको नोट्स लेना हो तो कांटेक्ट नंबर आप लोग लिख लो 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, है ना। नोट्स आपको प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।